हेलो डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अचानक से हमने इंग्लिश से लैंग्वेज चेंज कर दी क्योंकि स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि हम अपनी भाषा में ही लेक्चर्स को समझाने की कोशिश करें। तो हियर आई एम। इसमें कोई क्रेज रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट है आप लोग चीज़ें अंडरस्टैंड कर लें। तो हियर आई एम विद द सेकंड मॉड्यूल कंप्लीटली इन आवर ओन लैंग्वेज। सो जो हमारा सेकंड मॉड्यूल है उसमें हम स्टडी करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। लेकिन आपको थोड़ा सा याद दिला दे कि पहले मॉड्यूल में हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को स्टडी किया था और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इक्वेशन को डिराइव किया था। उसमें हमने एक पॉइंट आपसे नोट करवाया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जैसे लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी स्पीड रिलेटिव नहीं होती है। मतलब जो स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है आप किस स्टेट ऑफ मोशन में है। अगर आप रेस्ट में है चाहे आप मोशन में है, either you are moving towards the light or away from the light, you will always measure the same speed of light. अब इसी को बेस बना के हमें एक्चुअली एक नई थ्योरी डेवलप करनी है जिसे हम कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ठीक से समझने के लिए थोड़े से पजल पीसेस को इकट्ठा करना पड़ेगा। हमें स्टार्ट करना है शुरू से कि कैसे फिजिक्स के आइडियाज जो है डेवलप हो गए। और हम स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट ग्रीक से। एंशिएंट ग्रीक इज अ प्लेस वेयर big philosophers lived and their impact was huge on our way of looking at the universe। जो हमारे तरीका है देखने का यूनिवर्स पे, यूनिवर्स को, कि हम किस तरह चीज़ों को समझते हैं, इसका इम्पैक्ट इन एंशिएंट फिलोसफर्स का बहुत ज़्यादा था। तो बिगिन करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज विल टॉक अबाउट द ग्रेट फिलोसोफर ऑफ एंशिएंट ग्रीस, ग्रीक, दैट इज एरिस्टोटल। सो एरिस्टोटल से हम चीज़ों को समझना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सो एरिस्टोटल, एज ए टोल्ड यू, वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर थे एंड ही इज क्रेडिटेड फॉर वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कि उसने बहुत अच्छे डीप प्रोफाउंड क्वेश्चंस पूछे और उन क्वेश्चंस को लॉजिकली आंसर करने की कोशिश की। रिमेंबर, एरिस्टोटल जो है ही लिव्ड अराउंड 400 बिफोर कॉमन एरा, और उस वक्त लोगों में जो भी अंडरस्टैंडिंग थी इट वाज मोस्टली सुपरस्टिशियस एंड मिथ बेस्ड। कोई लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन उसने प्योर लॉजिक से चीजों को समझने की पूरी कोशिश की। तो विल बिगिन विद दिस ग्रेट मैन। तो एक डिस्क्लेमर है इसलिए क्योंकि हमने बहुत सारी इमेजेस यूज की हैं इंटरनेट से, और चूंकि इमेजेस पे थोड़ा सा कॉपीराइट का इशू रहता है, तो हम ये क्लियर करना चाहते हैं जो इमेजेस हैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी काम के लिए नहीं है। और इन केस देयर इज एनी इशू विद द कॉपीराइट, प्लीज कॉन्टैक्ट मी। दिस इज द फेलो वी आर टॉकिंग अबाउट, एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल ने कौन से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे और उनका क्या जवाब उसने सोचा। देखिए, पहला ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उसने ये सोचा कि हमारी जो कायनात है, जो अर्थ है, प्लैनेट्स है, स्टार्स है, ये फंडामेंटली किस चीज से बने हैं। एंड दिस इज अ वेरी प्रोफाउंड क्वेश्चन। इसी का आंसर ढूंढते ढूंढते हम एटॉमिक थ्योरी तक चले आए। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीजें किन चीजों से बनी है, बेसिक नेचर जो है चीजों का, कि फंडामेंटल जेनेटिक मेकअप क्या है चीज़ों का, जो हम देखते रहते हैं, जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं। हम पहाड़ देखते हैं, पत्थर देखते हैं, ट्रीज देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, वाटर को देखते हैं, एयर को देखते हैं, तो एयर को महसूस करते हैं। तो ये चीज़ें फंडामेंटली किन चीज़ों से बनी है, इनका बेसिक वजूद क्या है। That was the question he asked. What is the fundamental makeup of the things that we happen to see on Earth? और उसने एक और चीज सोची कि देर आर टू रेलम्स ऑफ स्टडी, दो चीजें हैं स्टडी के लिए। एक, अर्थ के पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो अर्थ पे ऑब्जेक्ट्स हैं, अर्थ से कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी स्टडी को उसने टेरेस्ट्रियल स्टडी कहा। राइट, ही थॉट दैट अर्थ इज वन प्लेस विच इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और जो हेवनली बॉडीज है दैट इज अनदर रेलम, वो एक और कहानी है। वो कहानी जो फिजिक्स एप्लीकेबल है अर्थ पे, वो हेवनली बॉडीज पे एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सन है, मून है, स्टार्स है, वो डिफरेंट स्टेप से बने हुए हैं। उनकी फिजिक्स डिफरेंट है, उनकी मोशन के नेचर, उनका मोशन का नेचर डिफरेंट है, उन वो जो लॉज फॉलो करते हैं वो वाले नहीं है जो अर्थ पे बॉडीज फॉलो करती हैं। ये एरिस्टोटल की थिंकिंग थी। एरिस्टोटल ने हमें एक मॉडल दिया, उसके हिसाब से जो अर्थ पे ऑब्जेक्ट्स हैं ये चार चीजों से बनी हैं। दे आर मेड ऑफ फोर थिंग्स: एयर, फायर, अर्थ एंड वाटर।
right? Air, fire, earth, and water. These four things. Everybody has a bit of air, bit of fire, bit of water. I mean, every object is composed of these four things, right? फॉर एग्जाम्पल जो घोड़ा है वो बहुत तेज दौड़ता है तो उसमें एयर क्वांटिटी ज्यादा है, समथिंग लाइक दैट, राइट? एंड देन द हेवनली बॉडीज जो हैं वो इन चार एलिमेंट से नहीं बनी हैं। उनके लिए उसने एक और एलिमेंट प्रपोज किया जिसको उसने ईथर नाम दिया, राइट? सो द हेवनली बॉडीज दे आर मेड ऑफ ईथर, एंड जो बॉडीज ऑन अर्थ है दे आर मेड ऑफ दीज फोर मटीरियल्स विच इज अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। अर्थ एक मटीरियल भी उसने समझा, एक फंडामेंटल चीज जिससे बाकी चीजें बनी हुई हैं। अब मोशन के बारे में उसका क्या आइडिया था कि ही वॉज एन एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट। वो जो देखता था उसी के ऊपर लॉजिक बनाने की कोशिश कर रहा था। अब उसने देखा मून जो है ब्यूटीफुली सर्कुलर आर्क में जा रही है, सन जो है वो भी एक ब्यूटीफुल सर्कुलर आर्क में जा रहा है। तो ही थॉट जो हेवनली बॉडीज है इनकी नेचुरल मोशन सर्कुलर है, ये सर्कल में जा रही है और ये सेलिशियल स्फीयर पे मौजूद है, ये डिफरेंट स्फीयर्स पे है, तो उनको उसने सेलिशियल स्फीयर्स कहा। हेवंस के लिए अलग से लॉज हैं और जो अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अलग से लॉज हैं। जो हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं दे ट्राई टू गो इन ब्यूटीफुल सर्कल्स, उनका वो नेचर है कि दे मूव इन सर्कल्स, उनका वो बेसिकली उनकी वो मोशन ही जो है नेचुरल मोशन है, वो सर्कुलर मोशन है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ है उनका क्या नेचर है, मोशन मोशन का क्या नेचर है, वो जो मूव करते हैं तो वो किस रूल को फॉलो करते हैं। अब नेचुरली एक स्टोन है वो नीचे गिरती है, स्मोक है वो ऊपर जाती है, तो उसने ये सोचा कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपनी नेचुरल प्लेस को सीक करने की कोशिश करते हैं। दे वांट टू गो वेयर दे नेचुरली बिलोंग। फॉर एग्जाम्पल स्टोन फॉल्स, ये इसलिए फॉल हो रही है क्योंकि ये जाना चाहती है टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसका नेचुरल प्लेस है टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। और फायर जो है वो ऊपर चढ़ता है, या स्मोक है वो ऊपर चढ़ रही है क्योंकि वो नेचुरली ऊपर चढ़ना चाहती है। उसका नेचर है कि इट वांट्स टू फॉलो, इट वांट्स टू गो वेयर इट इज सपोज्ड टू गो, राइट? इट वांट्स टू फॉलो दैट रूल कि इसको ये वही जाना चाहता है जहां इसको जाने की जरूरत है। इसको बेसिकली टियोलॉजिकल फिलॉसफी कहते हैं कि चीजें वही करती हैं जो उनको करना होता है, राइट? और एक और मोशन उसने अंडरस्टैंड की, दैट वाज रैंडम काइंड ऑफ दैट, जिसमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अब एक बॉडी है ये रेस्ट पे है, मुझे इसको मूव करना है तो आई विल पुश इट, उसके बाद जब मैं स्टॉप करूंगा पुश करना तो थोड़ी देर के बाद ये रेस्ट करेगी। मैंने पहले ही आपसे कहा कि जो एरिस्टोटल था वो एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट था, वो चीजों को देखता था और समझने की कोशिश करता था। अब उसका ये थॉट था कि फोर्स जरूरी है एक बॉडी को मूव कराने के लिए, और जो ही आपने फोर्स बंद किया बॉडी रेस्ट में आ ही जाएगी। अब आप कहोगे यार फोर्स जब हमने रिमूव किया उसके बाद तो बॉडी थोड़ी सी चली फिर रेस्ट में आ गई, तो ये थोड़ी सी चली कैसे? उसके लिए उसकी एक्सप्लेनेशन थी कि इस बॉडी को जो आगे मूव कराता है वो उसका मीडियम ही है। वो जब बॉडी मूव करती है तो मीडियम पीछे से आके उसको धक्का देता है, और यही मीडियम उसको रुकाता भी है, रोक भी लेता है। फॉर एग्जाम्पल एक एरो को मैं फायर करूंगा वो बहुत दूर तक जाएगा क्योंकि उसकी शेप ऐसे है कि वो एयर को डिस्प्लेस करता है, एयर पीछे से आता है और उसको धक्का देता है, लेकिन यही एयर उसको स्टॉप भी करता है। ये एरिस्टोटेलियन फिलॉसफी थी। इस पे आप हंसोगे क्योंकि आपको अभी मॉडर्न फिजिक्स का थोड़ा आइडिया है, लेकिन रिमेंबर मैं जो कहानी आपको बोल रहा हूँ ये 2500 साल पुरानी कहानी है। जब लोगों को क्वेश्चन नहीं आता था पूछना, दे विल नॉट बी एबल टू इवन आंसर गुड आस्क गुड क्वेश्चंस। सो दिस वाज दिस ग्रेट फिलोसफर, ही asked very profound questions and he tried to find out what is the answer of these questions. इसने बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे और ये उन क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की कोशिश के लिए उसके लिए एक मॉडल बनाता था, एक फिलोसफिकल एक लॉजिकल मॉडल बेस्ड ऑन लॉजिक, नॉट बेस्ड ऑन द इंटरवेंशन ऑफ गॉड्स, राइट? जैसे कि उस वक्त में जब इक्लिप्स होता था तो लोग ये समझते कि ये वुल्फ गॉड जो है इस सन को खाता है और फिर हमें कुछ ढोल बजाना पड़ता है तो वुल्फ गॉड उसको छोड़ता है। तो दैट इज नॉट हिज एक्सप्लेनेशन, हिज लॉजिक may be wrong but it was a logical explanation. He was trying to connect the things, different things of nature. He was trying to see things logically, and that's why he was a very influential philosopher. He asked a very good, और ये experimentalist था, astronomer था, mathematician था. He was trying to argue on the basis of reason, and that was the great thing in him. And remember, not only he, there were other great ancient Greek philosophers who contributed to the development of mathematics, to geometry, and to the astronomy.
There's a lot of story about them. उस पे हम जाएंगे तो हमें 1 घंटे के लिए बस यही बोलना है कि ग्रीक फिलोसफर्स ने क्या किया था, लेकिन इट ऑल बिगेन विद दिस ग्रेट मैन एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, राइट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस और उनके आर्ग्यूमेंट्स जो है ना, डिस्कशन स्टार्ट हुए, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये कहानी जो है अराउंड 400 बिफोर कॉमन एरा। उसके बाद हम आते हैं एंशिएंट इंडिया पे। यहाँ पर भी काफ़ी बड़े फिलोसफर्स थे और उन फिलोसफर्स का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, और वो कंट्रीब्यूशन था इन फिजिक्स, इन फिजिक्स, इन मेडिसिन, इन मैथमेटिक्स एंड इन एस्ट्रोनॉमी, एंड देयर वर कपल ऑफ ग्रेट स्कॉलर्स जिनको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। एंड दीज इंडियन बिग स्कॉलर्स दे लिव्ड इन द कॉमन एरा, समथिंग लाइक आर्यभट्टा जो है वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल Indian scholars. He lived in 476 to 550 C, almost around 700-800 years after Aristotle. तो इन्होंने क्या किया, आर्यभट्टा ने, इसने अर्थ की रोटेशन जो है ना एक्सप्लेन की, दैट ही थॉट दैट अर्थ इज रोटेटिंग एंड गिव अ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इक्लिप्सिस। उसने इक्लिप्सिस की पूरी प्रिडिक्शन की थ्योरी दी कि इक्लिप्सिस को कैसे हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे, उसकी पूरी मैथमेटिकल डिटेल्स दी। उसने पाई का वैल्यू टू गुड एक्यूरेसी जो है कैलकुलेट किया, और सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ भी कैलकुलेट किया, और थोड़ी सी डेवलपमेंट जो है एडवांस्ड ज्योमेट्री में भी की। सो ही वाज वन ऑफ द वेरी लीडिंग philosopher, and in what's called as Aryabhatta school, and he also laid the foundation for decimal number system. जो जीरो है, जीरो, वो आर्यभट्टा ने ही इन्वेंट किया था, और बाद में यहाँ से वो अरब में ट्रांसलेट होकर अरब लोगों ने उसकी अलजेब्रा वगैरह जो है डेवलप की। So he was actually is one of the very tall figures from the ancient Indian philosophers. And then there is this fellow Bhaskar Acharya. He is one of the strong mathematical mathematicians, and बहुत ही बड़ा mathematician ancient India का 7th century में ये एक्चुअली इसके contributions को trace किया गया है। और actually he is the person who gave the first, he is the first person who actually thought about these laws of planetary motion and concept of gravity बिफोर न्यूटन। इसने ये चीज़ें जो है अंडरस्टैंड की, लेकिन मे बी दैट ही डिड नॉट हैव दैट कंप्लीट मैथमेटिकल फॉर्मुलिज्म जो न्यूटन ने प्रपोज किया। लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने डिफरेंशियल कैलकुलस को भी टू सम एक्सटेंट डिस्कवर किया था। इन्होंने काफ़ी काम किया था क्यूबिक इक्वेशंस पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, ज्योमेट्री पे, एस्ट्रोनॉमी पे, एंड all his great works are still preserved, or you can actually go to Wikipedia and find a full page on Bhaskar Acharya and his contribution. And मेरा कहने का मतलब ये था कि पहले जो knowledge का flourishing, physics knowledge started from ancient Greek, and then there was a lot of knowledge contribution to the science and philosophy by ancient Indian scholars. And then medieval period आता है. This is considered to be the golden Islamic age, around 1100 or 1000 कॉमन एरा सी। एंड यहाँ पर बहुत बड़े फिलोसफर्स जो है वो जन्म लेते हैं, लाइक इब्न सीना, अल हातिम एंड अल बिरूनी, एंड दे हैव ह्यूज कंट्रीब्यूशंस इन अलजेब्रा, इन एस्ट्रोनॉमी, इन मेडिसिन, इन ऑप्टिक्स, इन पर्टिकुलर हैं। उसके बाद क्या हुआ कि ग्लोबल पॉलिटिकल चेंजेस और जियोग्राफिक चेंजेस हुई, एंड यूरोप में एक कल्चर स्टार्ट हुआ यूनिवर्सिटी का, वेयर नो नॉलेज वाज एक्चुअली फ्लोरिशिंग इन ए मोर ऑर्गेनाइज्ड वे। अब ये सारा अरब लिटरेचर जो था ये यूरोप पहुंच गया, उन्होंने उसको लैटिन में कन्वर्ट किया, लैटिन में इसको ट्रांसलेट किया, लेकिन अरब्स ने जो इंडियन स्कॉलर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उसको, वो संस्कृत में था, उसको उन्होंने अरबिक लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था, उन्होंने इसको अरबिक लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था, और फिर अरबिक लैंग्वेज से वो लैटिन में फिर से कन्वर्ट हुआ, एंड देन दीज यूरोपियन स्कॉलर्स हैड एक्सेस टू ऑल दिस लिटरेचर फ्रॉम एरिस्टोटल टू इंडियन स्कॉलर्स टू दीज मिडिवल साइंटिस्ट्स ऑफ अरब। इन सब का उनके पास जो है एक आर्काइव था, और उसमें उन्होंने जो है स्टडी करना स्टार्ट किया और नॉलेज को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कैसे नॉलेज फ्लरिश हो गई ओवर कपल ऑफ सेंचुरीज। उसके बाद इस आदमी के पास हम आ जाते हैं, और यहाँ से असली स्टोरी स्टार्ट होती है, क्योंकि दिस मैन इज नाउ कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, और इसकी कहानी को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आप रिलेटिविटी का
ABC भी नहीं समझ सकते हो if you don't focus on this guy, the Galileo Galilei. And he was a great mathematician, astronomer, and a top-notch experimentalist. अब कुछ चीजें मैं आपको गैलीलियो के बारे में बताऊंगा। ये उस वक्त इसने एक्सपेरिमेंट्स किए जब उसके पास स्टॉप वॉच नहीं थी। ही डिड नॉट हैव अ टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड ही वाज मेजरिंग टाइम ईदर विद हिज पल्सेस, जो ह्यूमन पल्स होता है ना, उसको यूज करता था फॉर टाइम मेजरिंग। और ही इन्वेंटेड रॉक क्लॉक। रॉक क्लॉक क्या होती थी कि एक डब्बे में पानी है, वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है दूसरे डब्बे में, और वो कितने टाइम में वो नीचे डब्बा जो भर रहा है उसमें कितना पानी जमा हो रहा है, दैट विल गिव हिम द सेंस ऑफ टाइम, right? He tried to devise some time measuring instruments, or he was famous for one thing, that is experiments on inclined planes. अब वो inclined plane पे बॉडी रखता था, वो बॉडी नीचे आती थी, और वो try to measure what we was trying to measure कि इस बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में निकाली। अब ये टाइम सेकंड है, मिनट है, डजेंट मैटर, इट इज एन इंटरवल ऑफ टाइम दैट मैटर्स, राइट? And as I told you, he did experiments with his pulse, and he did experiments with some ordinary, man-made, some sort of stopwatch, right? But a real physical stopwatch not was not existing at that time, right? तो इसने क्या देखा, जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की, जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है, बॉडी मूव कर रही है ऑन इंक्लाइंड प्लेन, अब बॉडी इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रही है, तो ये कितना डिस्टेंस कितने इंटरवल में निकालेगी, इसने उस पर फोकस किया। सो ही वाज ट्राइंग टू सी द डिस्प्लेसमेंट टाइम का रेस्पॉन्स क्या है, हाउ डिस्प्लेसमेंट चेंजेस विद टाइम। एक हाई स्कूल में एक प्रॉब्लम आती है, आई मीन वेरी कॉमन, कि बताइए क्या अगर एक इंक्लाइंड प्लेन से आप एक बॉडी को रिलीज करें, तो फर्स्ट इंटरवल में उसने एस निकाला, दूसरे इंटरवल में वो कितना निकालेगी, तीसरे इंटरवल में कितना निकाल, उनका रेशियो क्या है। एंड स्टूडेंट्स डू दिस प्रॉब्लम्स इन अ वेरी मैकेनिकल वे, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या बोल रहा है, 1:3:5 ऐसे रटा मार के याद करते हैं। लेकिन रिमेंबर, इसकी एक डीप सिग्निफिकेंस है। इस दिस इज इंपॉर्टेंट दैट द इंटरवल टाइम सेकंड है कि मिनट है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। टाइम और डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन कैसे है, टाइम विन डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट कैसे बॉडी का चेंज हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड उस डेटा से दैट ही कलेक्टेड, उसने इससे ही कैलकुलेटेड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। that was completely remarkable that he could report acceleration due to gravity, that एक gravitational बॉडी जो है ग्रेविटेशनल की वजह से मूव करती है टुवर्ड्स अर्थ, उसकी एक्सेलरेशन क्या है। तो आपको एक्सेलरेशन में क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है। ये कहना आसान है भाई, एक्सेलरेशन को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कोई था नहीं। इवन 19th सेंचुरी तक एक्सेलरेशन को कभी डायरेक्टली नहीं मेजर किया गया, ओनली इनडायरेक्टली ही हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये कहने की बात है, आपको एक स्टॉप वॉच दें, एक स्केल दें, जरा निकाल दो एक्सेलरेशन। अभी हमें लेजर डिवाइसेस हैं जो जो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं, आई मीन दे सकते हैं। ये सारी डेवलपमेंट बाद में 20th सेंचुरी में हुई, जब हमने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जिससे हम एक्सेलरेशन को डायरेक्टली मेजर कर सकें। इवन न्यूटन डिड नॉट हैव एनी इंस्ट्रूमेंट जिससे वो एक्सेलरेशन को डायरेक्टली मेजर करे, इट वाज ओनली इनफ्रारेड, इनडायरेक्टली, कि एक्सेलरेशन और बॉडी कितनी है। सो गैलीलियो not only did he calculate कि falling bodies की acceleration क्या है, then another interesting story is that he found that doesn't matter how big the body is, right, how massive the body is, it will go down with the same acceleration. And that was a beautiful result. फिर एक उसका एक feather और ball experiment है कि उसने एक ट्यूब लिया, उसमें एक feather और ball डाला, and then he tilted that tube and he found that feather and ball, they are moving down at the same rate, राइट? उनकी एक्सेलरेशन सेम है। कई लोग ये कहते हैं कि गैलीलियो जो है वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा पे चढ़ा, फिर एक बड़ा पत्थर लाया, एक छोटा पत्थर लाया और वो रिलीज किया। ये बिल्कुल कहानी गलत है, ऐसा उसने नहीं किया, और ऐसा एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा एयर रेजिस्टेंस है, वो बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी आ सकती है, आई मीन it's you are moving through the air, then this rule is not applicable, that bodies cannot have the same acceleration. It's only in a controlled environment, जो उसने ट्यूब लिया था, उसको वैक्यूम किया था, उसको वैक्यूमाइज किया था, then with ball and feather he had done that experiment. सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो गैलीलियो ने रिपोर्ट की। गैलीलियो ने एक और चीज रिपोर्ट की, ही उसने टेलीस्कोप इन्वेंट किया, और टेलीस्कोप से उसने देखा कि यार मून कोई स्पेशल प्लेस है नहीं, मून पे कोई रहता नहीं है, वहां पर रेत है, क्रेटर्स है, गड्ढे है, और कुछ नहीं है। तो जो मिथ थी लोगों के पास कि मून पे लोग रहते हैं, ऐसा, ही ब्रोक दैट मिथ। एंड द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इज दैट ही आल्सो pointed his telescope to
जुपिटर और उसने जुपिटर की जो सैटेलाइट्स हैं, जिस तरह मून अर्थ की सैटेलाइट है, उनको डिस्कवर किया। एंड ही फाउंड दैट कि यार कोई स्पेशल प्लेस नहीं है अर्थ यूनिवर्स की। जैसे कि एरिस्टोटल समझता था कि अर्थ जो है यूनिवर्स के सेंटर में है, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थ एक प्लेनेट है जिस तरह बाकी प्लैनेट्स हैं, और सारे प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड मूव करते हैं। वो कॉपरनिशियन आइडिया को सपोर्ट करता था। सो गैलीलियो ने ही हमें ये सिखाया कि मोशन को परसिस्ट करने के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं है। द आइडिया वाज वेरी सिंपल कि अगर एक बॉडी को हम रिलीज करेंगे फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, वो जब नीचे आती है उसकी एक वेलोसिटी होती है, और अगर मैं नीचे सरफेस बिल्कुल पॉलिश्ड रखूं तो ये बॉडी उम्र भर के लिए मूव करेगी, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि मोशन के लिए इसको फोर्स की जरूरत नहीं है। You don't need force for the persistence of motion, and this was very important. This was a great idea. It's again is the Aristotelian thought process कि आपको फोर्स चाहिए एक बॉडी को मूव रखने के। एक बॉडी इफ यू वांट टू कीप इट मूविंग, यू नीड फोर्स, एंड Galileo broke that यार ऐसा नहीं है कि एक बॉडी को कंटिन्यूसली मूव करने के लिए, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो हमें फोर्स नहीं चाहिए। और Galileo का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उसने ये देखा कि रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में कोई फर्क नहीं है, दे आर वन एंड द सेम थिंग। जब बॉडी एक रेस्ट में होती है तब हमें कोई फोर्स नहीं चाहिए उसको रेस्ट में रखने के लिए, और जब बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है along a straight line in a free space, तो we don't need a force to keep it moving, and it will keep moving of its own। ये उसकी नेचुरल स्टेट है टू कीप इट्स मोशन। एंड इस प्रिंसिपल को हम inertia कहते हैं, the law of inertia, and this is actually the first law in Newtonian mechanics, but it was proposed by Galileo first। हालांकि इब्न सीना ने इसके बारे में ऑलरेडी लिखा था, but he did not have that mathematical vigor to express the idea, and there were मतलब एक एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट उसका उतना नहीं था जितना ग्लेलियो ने प्रॉपरली मेटिकुलसली सारी चीजें कैलकुलेट करके लोगों के सामने रखा। और ग्लेलियो ने एक प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी डेवलप किया। व्हाट वाज दैट? अब चूंकि रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में फर्क नहीं है, अब आप सोचिए कि इसको आप डीप तरीके से कैसे समझें। इसके लिए ग्लेलियो ने सोचा कि मान लो मेरे पास एक शिप है, इस चीज को ठीक से समझो। मान लो मेरे पास एक शिप है, ठीक है। अब इस शिप को मैं क्लोज करूंगा फ्रॉम ऑल द साइड्स। अब आप इनसाइड द शिप हो, ठीक है, लेकिन ये शिप मूव कर रहा है, बहुत तेजी से मूव कर रहा है, ऐसे सी में मूव कर रहा है जहां कोई वेव्स नहीं है, स्मूथली मूव कर रहा है। इट्स नॉट हिट बाय एनी काइंड ऑफ वेव्स, कोई जिगलिंग विगलिंग नहीं हो रही है, स्मूथली गोइंग इन वन डायरेक्शन। तब जो ग्लेलियो का आइडिया ये था कि इस शिप के अंदर अगर एक बॉल को मैं छोड़ूंगा तो वो स्ट्रेट नीचे आएगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे रेस्ट में चीजें आती है, राइट। मतलब आई मीन इनसाइड दिस शिप आप कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो जिससे आपको ये पता चले कि शिप मूव कर रहा है, प्रोवाइडेड शिप इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द शिप एट रेस्ट एंड द शिप मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैकेनिकली दे आर द सेम, राइट। सो इस शिप में जो एक्सपेरिमेंट्स आप करोगे, उन एक्सपेरिमेंट से ये नहीं पता चलेगा कि शिप मूव कर रहा है। अब आजकल ये बहुत ही ईजी है ये एक्सपेरिमेंट वेरीफाई करना। आप सब जहाज में सफर करते हो, डू यू नो कि एरोप्लेन की स्पीड क्या होती है? अरे यार बहुत तेज चलता है, जब वो ग्राउंड पे होता है फिर स्लो हो जाता है। नहीं यार, ऐसा नहीं है। जब वो ग्राउंड पे होता है तब उसकी स्पीड कम होती है, जब वो एयर में होता है तब उसकी स्पीड ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट डबल होती है। टेक ऑफ जो है, टेक ऑफ स्पीड जो है वो अराउंड 300 किलोमीटर पर आवर है, तो उस पर वो टेक ऑफ कर लेता है। लेकिन जब वो एयर में मूव करता है इन वन डायरेक्शन, तब स्पीड होती है 700 to 800 किलोमीटर आवर। अब आप सोचो आप एरोप्लेन में हो, और आप पता है क्या, अब सिर्फ अपने आप पे सोचो, आपके पास सीट है और आप सीट पे बैठे हुए हो। अब एरोप्लेन को आप रब कर लो, मतलब अपने दिमाग से एरोप्लेन को रब कर लो, अपने आप को सोचो, आपकी सीट, आप, यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इन डायरेक्शन ऑफ एरोप्लेन एट ए ह्यूज स्पीड, 700 किलोमीटर और 800 किलोमीटर इन एन आवर। सो आपका चाय का प्याला भी मूव कर रहा है, आप भी मूव कर, आपका लैपटॉप भी मूव कर रहा है, एंड दे आर ऑल मूविंग। लेकिन आप फिर से आप समझो कि आप एरोप्लेन और एरोप्लेन की सारी चीजें फिर से ऑन कर लो, यू यू सीम टू बी एट रेस्ट, बिकॉज आपकी सीट भाग रही है, आप भाग रहे हो, सब कुछ भाग रहा है, लेकिन आपके रिलेटिव कुछ भाग ही नहीं रहा है। तो अब आप इस एरोप्लेन की सारी खिड़कियां बंद कर लो, ठीक है,
और आपको बताइए एरोप्लेन मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये एरोप्लेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इवन 1000 2000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव करेगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, there is no experiment, not a single experiment that you can do and prove that you are actually moving in that aeroplane is moving. You can't do it. Only you have to open the window and see, हाँ बादल पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब हम आगे जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंटली आप ये प्रूव नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म स्पीड में कोई फर्क नहीं है। एक स्टेट ऑफ रेस्ट, एक सिस्टम अगर रेस्ट पे है वो वैसा ही है जैसा एक सिस्टम है यूनिफॉर्मली मूव कर। अब अगर एरोप्लेन अचानक से टर्न करेगा तो आप सीट में हिल जाओगे, आप हिल जाओगे, आप यू विल पुश इट टुवर्ड्स साइड। That is when you will feel that this aeroplane is actually moving, because now you are not moving uniformly and the aeroplane is not moving uniformly. It will create forces which are called as zero forces, जो आपको एरोप्लेन के दीवारों के साथ धक्का देना शुरू करेंगे। एंड अगर एरोप्लेन एक्सेलरेट कर रहा है, फॉल कर रहा है, ऊपर जा रहा है, that time you will feel that the aeroplane is actually moving. And these beautiful ideas were first given by this father of modern physics, Galileo Galilei. Remember, ये उस वक्त उसने कहा जब there was no aeroplane, और ये एक्सपेरिमेंटली आज आप जो है इसको वेरीफाई कर सकते हो और वेरीफाई करते भी हो। I mean, all of us travel in aeroplanes and we know that this really happens. So remember that this was the first idea which unified this beautiful concept, rest और यूनिफॉर्म मोशन में कोई फर्क नहीं है। एक और चीज जो है उन्होंने वर्क क्लियर कर दिया कि जो जो क्योंकि ही इन्वेंटेड टेलीस्कोप, एज ए टोल्ड यू, कि उसने देखा कि ये जो सर्कल्स में मूव कर रहे हैं, जो सैटेलाइट्स हैं जुपिटर की, वो सर्कल्स में दे आर गोइंग अराउंड द जुपिटर इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, एंड देयरफॉर ही ब्रोक दिस आइडिया कि कोई टेरिस्ट्रियल और कोई हेवनली फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स यूनिवर्सल है, जो भी हम कह रहे हैं इट इज एप्लीकेबल टू द ऑल ऑब्जेक्ट्स, वेदर दे आर हेवनली ऑब्जेक्ट्स और दे आर अर्थली ऑब्जेक्ट्स। जो भी लॉज हैं वो यूनिवर्सल है। हेवन्स कोई अलग मटेरियल के नहीं बने हैं, दे आर ऑल, वी आर ऑल सेम। मतलब अर्थ है, इट्स वन ऑफ द प्लैनेट्स, ये कोई स्पेशल प्लेस नहीं, इट्स नॉट सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड इट, दैट्स utterly nonsense. Earth is only one of the planets, and इसका भी मून ऐसे ही मूव कर रहा है जैसे जुपिटर का मून कर रहा है। तो अब यहां से जो भी रूल्स और लॉज हैं दे आर यूनिवर्सल, मीन्स दे आर नॉट ओनली एप्लीकेबल टू अर्थ, दे आर एप्लीकेबल एवरीवेयर ऑन द यूनिवर्स। सो व्हेन आई डिस्कस मोशन, आई एम नॉट डिस्कसिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, आई एम डिस्कसिंग मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, राइट। तो ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया है कि एक बॉडी जो है वो अगर यूनिफॉर्मली मूव करेगी तो मुझे उसके लिए फोर्स नहीं चाहिए, ये सिर्फ अर्थ के ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं है, ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए है, चाहे वो अर्थ का है चाहे वो अर्थ का नहीं, चाहे हेवनली बॉडी है चाहे अर्थली बॉडी है। तो ये चीजें आप देख लो कि कैसे जो आइडियाज हैं, थॉट्स है, कैसे वो डेवलप हुए, इवॉल्व हुए, और कैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही है। अब इसमें हम थोड़ा सा लिटिल बिट मैथमेटिकल जाएंगे, थोड़ा सा आपको मैथमेटिकली अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करेंगे। अब उसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्ट का यूज करना पड़ेगा, एक आइडिया का यूज करना पड़ेगा जिसको कहते हैं स्पेस। नाउ विल टॉक अबाउट स्पेस एंड टाइम। अब यहाँ पर हम स्पेस और टाइम की जो बात करेंगे वो गैलीलियन और न्यूटोनियन स्पेस टाइम है, राइट। और ये आइडियाज भी इवॉल्व हो जाएंगे। अब स्पेस क्या होती है बताइए, और टाइम क्या होता है? ये काफी डीप क्वेश्चन है। स्पेस टाइम क्या चीज है? देखिए, स्पेस है कि अगर एक बॉडी मूव करेगी, सो ये किसी चीज में मूव कर रही है ना। मान लो मेरे पास फ्री स्पेस है, कुछ भी नहीं है, तो अब मेरे पास एक बॉडी है एंड इट इज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये ट्रैवल किस में कर रही है? कोई बैकड्रॉप में कुछ स्टेज है ना जिसमें ये ट्रैवल कर रही है, किसी चीज में तो ये ट्रैवल कर रही है ना। देयर इज सम स्पेस जिसमें ये ट्रैवल कर रही है, बट देयर इज समथिंग, नथिंग, which is very important, and in that nothing it is moving, right? And that nothingness which is devoid of matter, that is your space. अब ये तो चलो nothingness is space, इसको हम क्वांटिफाई कैसे करेंगे? हाउ वुड वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस? इसके लिए हम नॉर्मली करते हैं काम, हम 3 रियल एक्सिस का यूज करते हैं और फिर बॉडीज को लोकेट करते हैं और कहते हैं कि स्पेस का मेजर है। इसमें हम ज्योमेट्री डिफाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम, एरिया, एंगल, डिस्टेंस, ये स्पेस की प्रॉपर्टीज है। स्पेस में ये चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं और ये सारे मैथमेटिकली काफी एक्जिमेटिक चीजें हैं,
मैथमेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं। लाइन एक मैथमेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट है, ट्रायंगल एक ज्योमेट्री जो है ये सारा मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शंस हैं, एंड उनको हम ड्रॉ करने के लिए हमें स्पेस चाहिए, राइट। थ्री डायमेंशनल स्पेस में फॉर एग्जांपल वी इमेजिन स्फीयर, वी इमेजिन इट इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। So space is something where you can associate some measurements like area, volume, distance, but at the same time, in physically, it is nothing and is very important for everything. फिजिकली ये कुछ भी नहीं है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूटोनियन फ्रेमवर्क में, ये खुद कुछ नहीं है, इट्स कंप्लीटली नथिंग, बट इट इज important for everything to happen. मतलब if the space is not there, then the planets are going around the sun. और भाई क्या मतलब है उसका, ये planets जो है sun के अराउंड मूव करते हैं, मूव करते किस में है, स्पेस इज देयर इज अ स्टेज, इसमें ये सारा ड्रामा हो रहा है। सो ये जो आपका स्पेस, इट्स लाइक अ स्टेज जिसमें सारे प्लैनेट, स्टार्स और सारी मोशन डायनेमिक्स जो है ये इसी स्पेस में हो रही है। लेकिन इस स्पेस को क्वांटिफाई कैसे करेंगे, इसके लिए हम ग्रिड लाइंस लगाते हैं, रियल लाइंस, राइट। तो उसको थोड़ा सा हम मैथमेटिकली अंडरस्टैंड करेंगे। तो फॉर दैट आई विल ऑलवेज कंस्ट्रक्ट सेट ऑफ एक्सिस, राइट। जैसे हमारे पास नॉर्मली हम करते हैं ना, सेट ऑफ एक्सिस कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इसको एक्स वाई जेड एक्सिस कहते हैं। तो ये हमारे पास अगर एक, इसमें हम एक टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी डाल दें, मतलब एक क्लॉक डाल दें, तो ये हमारे पास एक रेफरेंस फ्रेम हो गया। विद दिस क्लॉक एंड दीज थ्री एक्सिस, मान लीजिए ये मेरा पास एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और किसी भी बॉडी को मैं इसमें रखूंगा और उसको मैं लोकेट करूंगा बाय कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, और किसी टाइम टी पे वो वहां पर है, तो आई नीड टी ऑल्सो। ये फोर कोऑर्डिनेट्स मुझे चाहिए एक एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इस पॉइंट को हम इवेंट बोलते हैं, वेयर आई नीड थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड वन टाइम एक्सिस, राइट। और ये जो सेट ऑफ एक्सिस है विद दिस क्लॉक, ये जो क्लॉक हमने यहाँ बनाई, ये क्लॉक जो टाइम को मेजर करेगी, इसको हम रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। ये हमारे पास है रेफरेंस फ्रेम। सो रेफरेंस फ्रेम क्या है, three x mutually perpendicular axes is they define the location in the space, and a clock attached with it. A clock should be attached with it. This is your complete Newtonian space time, right? अब ये अगर रेस्ट पे है, ये सिस्टम अगर ये रेस्ट पे है तो ये अपनी नेचुरल स्टेट पे है, और अगर ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तब ये अपनी नेचुरल स्टेट पे है। तो दोनों सूरत में ये नेचुरल स्टेट पे है। क्या अगर ये सिस्टम रेस्ट पे है, मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस एक हमने एक लेबोरेटरी में डिफाइन किया, ठीक है, मतलब अर्थ पे डिफाइन किया, तो ये रेस्ट पे है। या मान लीजिए ये एरोप्लेन के साथ, मेरे पास एक एरोप्लेन है, वो मूव कर रहा है, उस पर मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच किया, अब वो कोऑर्डिनेट एक्सिस मूव कर रहा है, राइट। तब अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब इसको बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम। सो इनर्शियल फ्रेम इज दिस सेट ऑफ एक्सिस एंड द क्लॉक दैट यू पुट इन इट, विच इज ईदर एट रेस्ट or moving uniformly, then it's called inertial frame. So inertial frame क्या है, it's a way of how you label जो पार्टिकल है उनको लेबल करने के लिए हमें एक्स वाई जेड और टाइम कोऑर्डिनेट चाहिए। इसके लिए हम थ्री एक्सिस बनाते हैं और एक क्लॉक अटैच करते हैं उस सिस्टम के साथ, और वो हमारा रेफरेंस फ्रेम होता है। और वो रेफरेंस फ्रेम अगर रेस्ट में है तो उसको हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। और अगर वही रेफरेंस फ्रेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है with uniform velocity in one direction or in any direction, doesn't matter, then that is again an inertial frame. अभी वो inertial frame है। A frame at rest or any frame that moves with respect to this rest frame is an inertial frame. तो आइडिया क्लियर हो गया, राइट। अब याद रखो एक बात, ये बॉडी कुछ भी कर सकती है, ये बॉडी मूव कर सकती है, एक्सेलरेट कर सकती है ना, या लाइट को इमिट कर सकती है, कुछ भी कर सकती है ये बॉडी, फाइन। अब इस बॉडी की जो डायनेमिक्स है, इट हैपन्स इन दिस स्पेस टाइम। ये जो स्पेस टाइम हमने एसोसिएट किया, इसमें डायनेमिक्स हो रही है। मान लो ये लाइट इमिट कर रही है, तो हम क्या कहेंगे कि ये बॉडी लाइट इमिट कर रही है, किस में, स्पेस में, और क्लॉक हमें बता रही है कि किस टाइम पे कितनी लाइट इमिट कर रही है। बात समझ आ गई। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग इन स्पेस एंड टाइम। लेकिन एक चीज याद रखो, अगर ये बॉडी कुछ भी करेगी, ये मूव करेगी, एक्सेलरेट करेगी, डी एक्सेलरेट करेगी, इसका मास बढ़ा लो, इसका इफेक्ट ना तो इस क्लॉक पे है और ना इस एक्सिस पे है।
ये क्लॉक और ये एक्सिस जो है ये यूनिवर्सली सेम है, और ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉडी की डायनेमिक्स पे। ना ये बॉडी को इन्फ्लुएंस करेंगे, ये बॉडी ऑफ मास m है, और ना ये बॉडी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम और इस क्लॉक को इन्फ्लुएंस करेगी न्यूटोनियन फ्रेमवर्क में। So this time and this space lives in isolation to the dynamics of the body. इसको बॉडी के साथ कोई लेन देन नहीं है, right? And this time and space is called absolute time and space. ये एब्सोल्यूट टाइम एंड स्पेस है, राइट? दिस इज न्यूटोनियन स्पेस टाइम। न्यूटन स्पेस टाइम में स्पेस और टाइम की कोई कोरिलेशन, कोई ताल्लुक नहीं है बॉडी की डायनेमिक्स के साथ। आप बॉडी का मास बढ़ाओ तो जितना मर्जी है उतना मर्जी, लेकिन वो इस मेजरमेंट्स जो इसकी ज्योमेट्री, अब आप बोलोगे कि यार स्पेस तो कुछ भी नहीं है, तभी क्या फर्क होने वाला है? स्पेस में ज्योमेट्री तो आप डिफाइन कर सकते हैं ना। यू कैन ड्रॉ ए ट्रायंगल, यू कैन ड्रॉ ए सर्कल। ये सर्कल की ज्योमेट्री जो है इस बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती है न्यूटोनियन डायनेमिक्स में। लेकिन जब आप जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ोगे, अगर जिसका मास इतना, इसका मास जो बॉडी का जितना हैवी हो जाएगा उतना आपके सर्कल्स का एरिया चेंज होता जाएगा। सो आपकी स्पेस ही चेंज हो जाएगी। तो स्पेस टाइम जो है ना, दोनों डायनेमिकल हो जाते हैं रिलेटिविटी में। लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स में दोनों रिलेटिव नहीं है, दे आर एब्सोल्यूट, दे आर सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। आपकी क्लॉक जो है वो हर जगह एक ही टाइम मेजर करेगी, चाहे आप उसको मोशन में रखो चाहे आप उसको रेस्ट में रखो। और जो स्पेस है वो किसी भी डायनेमिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ये आपका न्यूटोनियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस टाइम है। अब गैलीलियो ने क्या आर्ग्यू किया, मान लीजिए अब हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस को पहले समझने की कोशिश करते हैं। सो द स्टोरी गोज लाइक दिस। थोड़ा सा मैं इसको पहले रब करूंगा तो आपको पूरी स्टोरी समझाने की कोशिश करूंगा। सो आई विल मेक अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट? और इसको, ये मेरे पास अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और यहाँ पर भी एक क्लॉक है, राइट? ये आपका इसके कोऑर्डिनेट्स जो ये पॉइंट पी है, और ये फ्रेम एस है, और इसको फ्रेम एस प्राइम कहेंगे, और इसकी वेलोसिटी यू है इस डायरेक्शन में, कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट, मींस इट इज इनर्शियल फ्रेम, राइट? अब देखिए ये हमारे पास बॉडी ऑफ मास एम है, राइट? अब इसका जो कोऑर्डिनेट है एस के हिसाब से एक्स वाई जेड और टी है विद एस फ्रेम, और जो हमारे पास यही पॉइंट है इसकी लोकेशन है एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम एंड टी प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम फ्रेम। यानी कि ये एस प्राइम जो है इट्स मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये एस प्राइम जो है इट्स मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और ये एस जो है ये रेस्ट में है। ये क्लियर हो गया? और ये वेलोसिटी यू के साथ चल रहा है। मान लीजिए इसको यहां से यहां तक टाइम टी लग गया, ठीक है? तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है? यू इंटू टी। वेरी सिंपल। तो ये डिस्टेंस जो है दिस डिस्टेंस इज यू टी, ये डिस्टेंस, राइट? अब देखो इस पॉइंट का लोकेशन एक्स कोऑर्डिनेट पे कितना है, ये इसका एक्स है विद रिस्पेक्ट टू एस, और ये इसका एक्स प्राइम है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स कैसे देखो, ये एक्स से कितना दूर है, दैट इज एक्स, ये एक्स है, और ये इस वाले एक्स प्राइम से कितना दूर है, वो एक्स प्राइम है, ये एक्स प्राइम है, ये एक्स है विद रिस्पेक्ट टू एस, कोऑर्डिनेट इज एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम कोऑर्डिनेट इज एक्स प्राइम। अब देखो ये एक्स जो है ये यू टी प्लस एक्स प्राइम है, वेरी सिंपल टू सी। सो मैं क्या लिखूंगा कि एक्स प्राइम कोऑर्डिनेट इज एक्स माइनस यू टी, क्योंकि एक्स जो है दैट इज एक्स प्राइम प्लस यू टी, ठीक? अब वाई डायरेक्शन में मैंने तो मूव नहीं किया, आई डिडंट मूव इन वाई डायरेक्शन, सो वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई एंड जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड। और टाइम इज सेम फॉर ऑल फ्रेम्स, every inertial frame measure the same time because the clock is universal। तो t प्राइम जो है वो t के बराबर है, राइट? तो ये कोऑर्डिनेट्स x प्राइम y प्राइम z प्राइम, ये कोऑर्डिनेट्स जो है, ये सारे कोऑर्डिनेट्स जो है ये s प्राइम के कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये कोऑर्डिनेट्स जो है ये s के कोऑर्डिनेट्स है। ये रिलेशन जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं x को x प्राइम में
y को y प्राइम में, z को z प्राइम में, t को t प्राइम में। इन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस को हम गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। So this is called Galilean transformation. These transformations, they are called Galilean transformations. इनको हम Galilean transformations कहते हैं. So how the coordinates of a moving frame are related with the coordinates of frame at rest. Right? If this moving frame is an inertial frame, then these transformation equations are called, what they are called? They are called Galilean transformations. ठीक? अब इसको further समझते हैं। क्योंकि y और z और कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं हो रहे हैं तो उनको हम फिलहाल छोड़ लेते हैं, t प्राइम भी t ही है। तो हमारे पास बेसिकली x प्राइम कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है और वो हमारे पास x माइनस यू टी है, क्योंकि u जो है वो वेलोसिटी ऑफ फ्रेम है। ठीक है, अब मान लो ये बॉडी पहले रेस्ट में थी, ये बॉडी जो आपने की ली थी ये रेस्ट में है, अब ये मूव कर रही है। Now it is moving, so it is changing. मान लो ये मूव कर रही है along x direction, y direction, whatever, right? So it's moving. Now when it is moving, say it's moving along x direction, then it will have some speed. अब ये भी स्पीड इसको देखेगा, ये भी इसकी स्पीड देखेगा, और स्पीड हम कैसे निकालते हैं? By taking the derivative of the position vector. So अगर हम इसको डेरिवेटिव ले लें, dx prime by dt is equal to dx by dt minus u. And this dx prime by dt is the velocity with respect to s prime. Dx by dt is the velocity of this particle with respect to s, or this is the velocity of the frame which is constant. So हमारे पास velocities का क्या relation बन गया? So what is the relation of the velocities? We'll add one more. What is the relation of velocity? So हमारे पास क्या है? x prime is x minus ut. फिर से मैं लिखूंगा, so dx prime by dt is dx by dt minus u. ठीक, very nice. And this is v of p prime, जो बॉडी हम p हमने ली उसकी वेलोसिटी है किसमें? s प्राइम कोऑर्डिनेट में, is equal to velocity of body p in the unprimed coordinate system x में, right? Minus this is the velocity of the u is the velocity of the frame. u जो है ये velocity of s प्राइम फ्रेम है, जो s प्राइम हमने लिया ना ये उसकी वेलोसिटी है। अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट कर लूं, मान लो वो ये बॉडी जो है इट इज नाउ एक्सेलरेटिंग, ये एक्सेलरेट हो रही है, सो मींस नाउ द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ टाइम एग्जिस्ट्स, राइट? ये एक्सेलरेट हो रही है, मान लो ये बॉडी अब एक्सेलरेट हो रही है। अब ये और ये इसकी एक्सेलरेशन को कैसे देखेगा? सो हाउ द टू कोऑर्डिनेट सिस्टम्स विल सी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट p। सो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, dvp by dt is equal to dvp by dt। अब चूंकि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि ये फ्रेम की वेलोसिटी है, ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो माइनस जीरो वो मैं लिखूंगा ही नहीं। ठीक है, सो व्हाट आई फाइंड इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट a prime p is equal to ap, that is both the frames will see that the body has same acceleration. सो अगर बॉडी का मास m है तो चूंकि वो मास तो स्केलर होता है, इट इज सेम इन ऑल फ्रेम्स, सो आई मल्टीप्लाई m and m on this side, and what do you get? F prime is equal to F. That laws of physics are same. The form of the force is same in both the frames. अगर एक बॉडी पे हम फोर्स लगाएंगे, एक रेफरेंस फ्रेम रेस्ट पे है, दूसरा रेफरेंस फ्रेम मूव कर रहा है, they will see the same force acting on the body. They may see different velocities, but the force will be same, right? Because the laws of physics are same in both the frames. And this is the beauty of Galilean transformations, right? So this way the how axes are related with a moving frame with respect to frame at rest, wo jo coordinates ki jo equations hai, how we transform them, they are called the Galilean transformations. I hope I made my point. If there is any difficulty, and please let you ask questions in the comments. I will try to make separate video to answer your queries. So ये चीजें हमने आपको सिखाई मैथमेटिकली, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी था। एंड so this is where what we find that the laws of physics, जो mechanics के fundamental laws है, the laws of Newton, they are same in the frame at rest
and the frame that is moving with constant velocity. So this is called the invariance principle, that the laws of physics hold true in all inertial frames. ये हमारा पूरे लेक्चर का टेक अवे है, this invariance. इसी को बाद में हम चैलेंज करेंगे, right? That the laws of physics hold in all inertial frames. This will become a more profound law because we will see that the constancy of velocity of light is going to ask questions about the space and time. हमें space time का जो concept है वो हमारे चैलेंज हो जाएगा अगर हम इस लॉ को ज्यादा अपने दिल के साथ रखेंगे, क्लोज रखेंगे, इस लॉ को ज्यादा इसकी ज्यादा अहमियत देंगे, यही लॉ मानेंगे यही ट्रू है, लेकिन फिर स्पीड ऑफ लाइट से हमें जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी वो ये होगी कि यार आपका टाइम का कुछ प्रॉब्लम है और आपकी स्पेस के जो एक्सिस है उनमें कुछ प्रॉब्लम है, उनमें गड़बड़ हो रहा है. सो वो चीजें हम समझेंगे एंड दैट वुड बी आवर नेक्स्ट लेक्चर. Well, we'll pitch about space-time diagrams first, and then I will see that how to pitch the idea of the constancy of the velocity of light, और उससे हमें simultaneity कैसे जो है वो challenge होती है. Why do we need to take different clocks in different frames of reference? And your time जो है that will no more be absolute, it will become relative. And that is the beautiful thought which we will discuss in our next lecture. So हमने एब्सोल्यूट स्पेस और एब्सोल्यूट टाइम के बारे में यहाँ पर हमने जो है मेनली डिस्कस किया एंड देन वी विल गो टू द फिलोसफी ऑफ आइंस्टाइन ऑल दैट. जो हमारे अब नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो चूंकि ये थोड़ा स्टोरी टेलिंग था तो आई हैड टू यूज लॉट ऑफ दीज पिक्चर्स ऑफ द पीपल हु मेड ब्यूटीफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस इन आवर अंडरस्टैंडिंग. जो नेक्स्ट लेक्चर है वो थोड़ा सा मैथमेटिकल होगा और मे बी हमें माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट भी ठीक से डिस्कस करना पड़ेगा. उसकी एक इमेज मैं आपके सामने शेयर कर सकता हूँ. आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर द वे आई एंजॉयड डिलीवरिंग देम, और आपका फीडबैक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा. Please go thoroughly through this lecture and let me see that what is your feedback. Thank you and God bless you.